आप देख रहे हैं मॉर्निंग टाइम 7 to 9 और अब नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर और उन पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा। गुड मॉर्निंग। आज के सुर्खियां जो प्रमुख बनी हैं उनमें एक तो ब्रिटेन से एजेटी हॉक की खरीद पर समझौता हुआ है, एक अहम समझौता है। इसके अलावा आईआईएम की जो फीस पर है फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है यूएस टू पाकिस्तान टेक आर्म्स गिव अस ओसामा। इसके अलावा पेशावर में जीता क्रिकेट, ये खबर भी अहम रूप से सभी अखबारों में तस्वीरों के साथ है। शुरुआत करते हैं लेकिन एक दिलचस्प खबर से। रविंद्र जैन कल कांग्रेस में शामिल हुए। जैसे कि फिल्मी सितारे पिछले कई दिनों से शामिल होते जा रहे हैं। कुमार शानू अभी बीजेपी में शामिल हुए, बप्पी लाहिड़ी कांग्रेस में हुए, अब रविंद्र जैन। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में एक अजीब सा वातावरण बन गया जब इन्होंने वहां पर वाजपेयी के गुणगान शुरू कर दिए। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने जो बातें कही वो कांग्रेस के लिए तो एम्बेरसमेंट का कारण बनी है। उसके अलावा इससे कई संदेश जाते हैं। पहला संदेश ये जाता है कि जिस स्पीड के साथ फिल्मी सितारे या बॉलीवुड के लोग जल्दी जल्दी चैनल्स में जा रहे हैं वो खुद एक कंफ्यूजन की स्टेट में है। होता है कई लोगों के साथ, और मैं भी जानती हूँ कि कुछ एक लोगों ने मुझे भी बताया उन्हें दोनों पार्टी से ऑफर मिल गया। जो पार्टी उन्हें लगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसे नहीं कहना चाहिए, और एक पार्टी में चले गए। लेकिन जब बात करनी शुरू की तो कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके पास दिमाग में वो पार्टी भी रहती है। इस तरह का बयान एम्बेरसमेंट भी लाता है और जनता के विश्वास को तोड़ता भी है। कहीं ऐसा नहीं कि रविंद्र जैन है वो काफी दूरदर्शी हैं, दूर की सोच रहे हो, आगे की भी सोच रहे हो, इसलिए डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। थोड़ी डिप्लोमेसी भी हो सकती है, और कई बार एक वजह ये भी होती है कि जो इंसान किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी पार्टी का वो कट्टर दुश्मन ही हो। किसी पार्टी में कोई नेता किसी को पसंद हो भी सकता है, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। जिस तरह आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें उसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी के तमाम नेता आपको बहुत पसंद जी। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि रविंद्र जैन शिवसेना और बीजेपी के लिए कई जगह फंक्शंस करते रहते हैं, तो शायद इसलिए भी उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका सिर्फ ये है कि वो जो पार्टी अच्छा कर रही है उसका प्रचार करेंगे। इस सारी चीज को, इस सारी घटना को जिस तरह अखबारों ने भी लिया एक मजाक के तौर पर, उस तरह भी लिया जा सकता है। और दूसरा, जनता के लिए भी गुदगुदाने का अच्छा मटेरियल है, इट्स हेल्दी नो डाउट। लेकिन जनता किसी हद तक कंफ्यूज हो गया आगे चल के, जिस हिसाब से रोज एक फेरिस्त बनती है, नए नए स्टार्स आते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हाल ही में पूनम ढिल्लों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई है, हो सकता है गलती से कहीं उनके कांग्रेस के लिए कुछ प्रचार के शब्द निकल जाए। मुझे लगता है कि सभी पार्टी के लोगों को ये चाहिए कि जब वो किसी को अपने खेमे में लाते हैं तो उसे अच्छे से रटा दें कि वो उसी पार्टी की हैं और उसी पार्टी लाइन के आगे कुछ और ना कहें। एक और चीज शायद यहाँ नजर आती है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है इन सितारों का अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसकी वजह ये भी है कि जब आप किसी पार्टी के साथ एक लंबे समय तक जुड़ते हैं तो आपको वो जो आइडियोलॉजी है उसकी जड़ों तक आप चले जाते हैं, उसकी भावनाएं आपके अंदर समा जाती हैं। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे आते हैं तो नेचुरली वो चीज़ें आपके अंदर वो समाई नहीं होती, उन्हें आपने सींचा नहीं होता अंदर ही अंदर। और इस वजह से भी कई बार इस तरह के नॉन सीरियस बयान आ जाते हैं जिन्हें बहुत अच्छे टेस्ट में तो नहीं लिया जा सकता, और ना ही जिसे बहुत समझदारी का काम कहा जा सकता है। लेकिन जो लोग आपने देखा होगा राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं या एक अरसे से जुड़े रहे हैं किसी पार्टी के साथ, वो इस तरह के बयान नहीं देते, तो वो नॉन सीरियसनेस तो जायज़ है। कांग्रेस की बात अब चल रही है तो बात करते हैं। जनसत्ता ने लीड बनाया है, सोनिया के बारे में टिप्पणी कर मुसीबत मोल ली है विनय कटियार ने। तो क्या लगता है, विनय कटियार ने ऐसा बोला है कि सोनिया जी जब से आई हैं हमारे देश में तब से देश जो है बदहाल हो चुका है, और काफ़ी पर्सनल कमेंट्स दिए हैं, तो किस हद तक आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और किसी पर इस तरह के आक्षेप देना बहुत ही अलग बात है। ये बात जाहिर है मानी जा सकती है कि इलेक्शन के टाइम सब पर तनाव होता है, सब जीतना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन वोट बटोरने के लिए ये अच्छा नहीं है कि हम जो चाहें कह दें। एक गरिमा और एक सौहार्द का वातावरण होना ज़रूरी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह के बयान देने से हमेशा बचते रहे हैं। किसी ने भी खुले तौर पर इस तरह के व्यक्तिगत बयान कभी नहीं दिए। इस बयान के आने के बाद बीजेपी का जो आला कमान है, जो सीनियर नेता हैं, वो खुद एक परेशानी में आ गए हैं, उन्हें बार बार अब सफाई देनी पड़ रही है, जबकि विनय कटियार ने इस पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो महिला आयोग हैं और जो तमाम महिला गुट हैं उन्हें भी इंश्योर करना चाहिए कि राजनीति के नाम पर पर्सनल अटैक्स ना हों, चाहे और सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष पर भी इस तरह के अटैक्स नहीं होने चाहिए। इससे राजनीति का माहौल भी मैला होता है और जनता भी सम्मान उस पार्टी को देना कम कर देती है। बिल्कुल। और महिलाओं की बात चल रही है तो उठाते हैं खबर पायनीर में है, एलजी गेट सिक्योरिटी कॉन्शियस ऑन आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में
ऐसी वारदातें इतनी आम हो चली हैं कि जो विदेशी महिला उनके साथ इतना इनसिक्योरिटी उनमें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, वो भी काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग पॉइंट है ये। मुझे लगता है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती हम लोग कभी जागते नहीं। एयरपोर्ट के आसपास किस तरह से टाउट का काम हमेशा एक जो जाल बिछा रहा है वो सब जानते थे, लेकिन कभी कुछ किया नहीं गया। दूसरी बात यह है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एक तो CISF देखता है, इसके अलावा CISF का काम सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर तक का मामला देखना है और बाहर निकलते ही ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है दिल्ली पुलिस का और IGI एयरपोर्ट की पुलिस का। लेकिन कभी भी इस तरह का सीरियसनेस नहीं लिया गया कि वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ आने वाले टूरिस्ट को एक दिमाग में देश की अच्छी छवि को बनाने के लिए कुछ किया जाए। CISF ने भी ये कहा है, कई बार उन्होंने बहुत फिशी लोगों को उन्होंने खुद पकड़ा जो कि दिल्ली पुलिस का काम था। इसके अलावा एक अर्सा पहले की बात है, केंद्र सरकार ने एक शब्दावली, कुछ एक नियम बनाया था जो उन्होंने दिल्ली सरकार को दिया था टूरिज्म पुलिस के बारे में। वो मुद्दा आज तक अटका, कुछ नहीं हुआ। अब ये घटना हुई, अचानक सरकार जागी, अचानक पुलिस जागी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी घटना के आने के बाद जाकर कोई बहुत बड़ा काम किया गया है। ये सब चीज़ें जब एक अरसे से हो रही हैं, क्यों सीरियसली कुछ नहीं किया गया? क्यों ऐसे लोगों को बुक नहीं किया गया जो लोगों को तंग करेंगे? आपने देखा होगा इस घटना के बाद अब ये कहा है दिल्ली पुलिस ने कि प्रीपेड टैक्सी के अलावा और कोई टैक्सी वहाँ से नहीं चलेगी। इससे पहले ये सरकार के दिमाग में क्यों नहीं आया? सरकार ये भी कह रही है कि बहुत सीरियसली उनके पास कंप्लेंट्स नहीं आती, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए कंप्लेंट लॉन्च की जाए या कोई बड़ी घटना हो और तभी कुछ किया जाए? जिस तरह से दिल्ली के बीचों बीच सिरी फोर्ट से एक विदेशी महिला को एब्डक्ट कर लिया गया था, उसके बाद सरकार जागी। बिल्कुल, पहले से अगर कदम उठा लिए जाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। और हमेशा हम ऐसा क्यों मानते हैं कि जब कोई घटना होगी और जब वो हेडलाइन बनेगी और ख़ास तौर पर विदेशी महिला के साथ होगी तभी हम जागेंगे? इंडिया में आज भी और बहुत सारे रेप्स होते हैं, लेकिन जब विदेशी महिला के साथ हुआ था फिल्म फेस्टिवल के दौरान तब भी बड़ी खबर बनी और अब भी बड़ी खबर बनी। जी, एक और बड़ी खबर बन रही है आजकल, क्रिकेट हर तरफ अखबारों में छाए हुए। कल पेशावर में जो क्लोज फाइट हुई, हालांकि भारत हार गया लेकिन काफी क्लोज फाइट थी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है नाउ द होप इज संडे शाइनिंग इन लाहौर, लाहौर से सारी उम्मीदें हैं। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है पेशावर में जीत गया क्रिकेट। एक अच्छी बात ये कल देखी गई पेशावर में कि जब बालाजी और युवराज सिंह शॉट्स लगा रहे थे तब भी लोगों ने काफी चेयर किया। मुझे लगता है कि कल के मैच में भारत हारा नहीं बल्कि जीता है। जिस तरह से वहाँ के लोगों ने उन्हें सपोर्ट दिया, जिस तरह से वहाँ पर बैनर्स लगे थे, वहाँ पर लड़कियाँ जिस तरह मुस्कुराकर तालियां बजा रही थीं, अखबारों ने और मीडिया ने जिस तरह उसे उभारा, मुझे लगता है भारत हर हाल में जीता है। दूसरी बात ये कि अगर हम कल का क्रिकेट की ही बात करें तो वो बहुत क्लोज तो था और ऐसा भी नहीं है कि भारत कमज़ोर पड़ा। भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगती है कि वाजपेयी ने भी जब इन लोगों के जाने के समय कहा था दिल जीत कर आने की कोशिश कीजिएगा, वो दिल जीतने की पहल तो हो गई और मीडिया का उसमें बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि अगर ये तस्वीरें ना छपती, अगर ये सब नहीं दिखाया जाता तो शायद एक कॉमन इंडियन या एक कॉमन पाकिस्तानी को पता ही नहीं लगता कि असल में कितनी अच्छी फीलिंग्स इस मैच ने वहाँ पर जगाई। ये तो एक तरह से लगता है कि आम जनता जो है पॉलिटिशियंस को संदेश दे रही है साफ तौर पर कि हम लोग अमन चाहते हैं, आप लोग समझ जाएं। बिल्कुल। कई जगह मीडिया ने इस तरह की स्टोरीज की थी कि वहाँ पर मंदिर भी हैं, वहाँ लोग जाकर पूजा पाठ भी करते हैं, वहाँ के हिंदू भी सुरक्षित हैं। कितना अच्छा और कितना मिठास का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। मीडिया तो इसकी एक वजह है ही। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश है इंडियंस के लिए और पाकिस्तानी। एक तरह से दोनों बातें हो रही हैं, दिल भी क्लोज आ रहे हैं और फाइट भी काफी क्लोज होती जा रही है मैच वगैरह जिस तरह से हम देखें। बिल्कुल। और मुझे लगता है स्कोर बोर्ड भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पर आए तो वक्त निकाल के थैंक यू सो मच। थैंक यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे न्यूट्रिशियस नाश्ते के राज। देखते रहिए मॉर्निंग टाइम 7 to 9। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर और उन पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ मीडिया क्रिटिक राधिका नंदा। गुड मॉर्निंग। आज कई अखबारों ने जो सोचना बनाई है, वाजपेयी साहब का जो बयान आया है कल,
राष्ट्रीय सहारा लिखता है, वाजपेयी ने कहा स्थायी शांति की ओर बढ़ रहे हैं भारत पाक, रिश्ते सुधरने का श्रेय पाक के नेताओं को भी दिया उन्होंने। हिंदुस्तान ने भी बनाया स्थायी शांति की ओर बढ़ रहे हैं भारत पाक, अतुल कहा कल गोलीबारी थी, आज क्रिकेट है। और नगर टाउन लिखता है, प्रधानमंत्री ने माना सीमा पर माहौल बदला है। वाकई माहौल को हम देख ही रहे हैं बदलते हुए, क्रिकेट ने तो और भी खुशनुमा कर दिया इस माहौल को। लेकिन जिस तरह की स्थायी शांति की बात कर रहे हैं वाजपेयी साहब, जाहिर है दोनों तरफ की आवाम तो चाहती है, पर क्या वाकई स्थायी शांति संभव लग रही है आपको फ्यूचर में? जिस तरह से वाजपेयी ने अपने बयानों को सामने रखा है और जिस माहौल में रखा है, उसे देखते हुए ये जरूर लगता है कि अब जो शुरुआत हुई है वो शांति का संकेत करती है। वाजपेयी ने पहले इलेक्शन के अगर हम बयान देखें तो कहा कि मैंने पहले 2 बार धोखा खाया है, लेकिन तीसरी बार इस धोखे के बावजूद फिर से विश्वास की किरण मैंने जगाने की कोशिश की है। इस बयान को देना एक तरह से इसमें राजनीतिक संकेत भी है और कहीं न कहीं भावनात्मक संकेत भी है। इसके अलावा जब ये मैच की बात हुई और मैच से जिस तरह से कवरेज की गई, जिस तरह से शॉट्स दिखाए गए कि वाजपेयी अपने परिवार के साथ बैठकर मैच देख रहे हैं, भारत उदय यात्रा हुई, जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ भी लोगों ने मैच को उसी खुशनुमा माहौल के बीच देखा। और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़े सीमा पर, इतनी बड़े मामले पर इतना इम्पोर्टेंट मैच होने के बावजूद कहीं तनाव की रेखा दिखाई नहीं दी। और सबसे बड़ा रोल जो इस बार मीडिया ने प्ले किया, उसने ऐसे दिखाया जैसे भारत और पाकिस्तान एक दम से एक दूसरे के गले मिलने लगे हैं, बहुत क्लोज आ गए हैं। ये सब चीज़ों को दिखाकर और वाजपेयी का जब भी वो कहते हैं कि शांति संकेत की बात हो रही है, कल उन्होंने ये भी दोहराया है कि हम शांति लाने के लिए पाकिस्तान के साथ तमाम मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं। और ये उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूँ, ये भी इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं वाजपेयी पाकिस्तान को एक गुडविल की जेस्चर में लेकर उज्जैन कर राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने की भी कोशिश तो कर रहे हैं। और इससे पहले जब भी उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि पाकिस्तान के साथ शांति का अंतिम प्रयास है, तो ख्याली पुलाव माना गया। अब की बार लगता है ख्याली पुलाव नहीं है, वाकई हकीकत में बदल सकते हैं। अब की बार जो माहौल जिस तरह से बनाया गया है और तमाम नेताओं ने भी जिस तरह से बयान दिए हैं, क्योंकि बीजेपी के कई नेता इसलिए भी थोड़ी से बदनाम रहे हैं कि वो ज्यादा बोल देते हैं। इस बार वो ज्यादा बोलने वाले लोग भी इस चुप्पी शामिल हुए हैं, तो उससे भी माहौल में गर्माहट आई है। बिल्कुल सकारात्मक इसकी बात, लेकिन एक है कि अभी पाकिस्तान को जिस तरह से यूएस फेवर कर रहा है, इससे F-16 विमान वगैरह दिए जैसे कि हिंदुस्तान टाइम ने आज किया है, तो उसका कुछ नेगेटिव असर पड़ सकता है, नकारात्मक उसका पहलू हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी सुधरते रिश्ते हैं, जैसे अभी जसवंत सिंह के भी जो बयान वगैरह आए थे, उससे काफ़ी खफा लगता है भारत को। बिल्कुल बात यही है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि तमाम इस माहौल के बावजूद भारत ने तमाम बयानों को देने में बहुत सावधानी बरती है। कॉलिन पावेल ने जब ये सब कहा और कहा कि हम पाकिस्तान को किस तरह से अधिकार देने वाले हैं और नाटो के बिना भी एक समर्थन मिलेगा, जाहिर तौर पर भाजपा सरकार को खास तौर पर इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब बयान दिए गए तो थोड़ा सा संभलने के बाद ये बयान आया कि भारत को ये बयान अच्छा नहीं लगा है। अभी भी पाकिस्तान को जिस तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर भारत बहुत खफा है इस बात से, और खफा होने लायक बात भी है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो टेररिज्म यहाँ पर हो रहा है उसे एक बैक हैंड सपोर्ट बड़े खुलेआम तरीके से मिलने वाला है। इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल अमेरिका को भी कोई एक ऐसा देश चाहिए जो उसके हथियारों को खरीद सके, इसको भी एक मार्केट मिल रही है पाकिस्तान के जरिए। और हाँ, इस बयान से ये भी है कि जिस तरह से कदम उठाए गए हथियारों की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं खटास की बातें हैं, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसे थोड़ा सा संभल कर इस बारे में बात करें तो शायद मुझे लगता है कि ये जो स्टील गुड फैक्टर का जो मामला है वो फीका पड़ने से बच सकता है। फिलहाल तो पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो पार्टियों के आपसी रिश्ते हैं थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं, उनमें खटास जरूर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज अपने सर्वे छापे डाला है, फॉरेन ओरिजिन नॉट एन इशू इन 33 नेशन। हमारे यहाँ ये चुनाव में धड़ल्ले से जीत रहा है। आपको लगता है हमारे देश में बाकी ये इशू है या होना चाहिए? हिस्ट्री तो है, लेकिन होना चाहिए ये बात बहुत ही सोचनी चाहिए। यहाँ तक इसी होने का सवाल है, हर पॉलिटिकल पार्टी में जो भी कांग्रेस के भी होना चाहता है या बोलना चाहता है वो इसी मुद्दे को उठा रहा है, और ये बात पहली बार नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक होना चाहिए का सवाल है, मुझे लगता है कि राजनीति हमेशा मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए, राजनीतिक काम और विकास के आधार पर होनी चाहिए। उसमें ओरिजिन से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए किस पार्टी के हाथों देश का भविष्य ज़्यादा सुरक्षित है। पर्सनल लेवल पर जब हम लोग उतरने लगते हैं, हर पार्टी जब एक दूसरे पर पर्सनल सिंपैथी करने लगती है, तो माहौल बहुत अच्छा तो नहीं बनता।
इससे अच्छा अगर इस बात पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता कि एक दूसरे का जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो स्पीच है, 5 साल का ब्यौरा अगर निकाला जाता तो शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से माना जाता। जी, तो जैसे इटली में जैसे भारतीय प्रधानमंत्री स्वीकार हो सकता है, वहाँ के नियमों के अनुसार वहाँ से कोई बंदिश है कि 50 साल होना चाहिए प्रेसिडेंसी पर, तो आपके अनुसार क्या भारत ले सकता है इटालियन प्राइम मिनिस्टर? क्या सोनिया गांधी केपेबल हैं इस पद को संभालने के लिए? जहाँ तक सर्वे का सवाल है, सर्वे से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता असल में मन से क्या चाहती है वो जानना ज़्यादा जरूरी है। भारत के बारे में प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, उसका सर्वे भारतीयों के मन से जो निकलता है वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है इससे कि बाकी 32 देश हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किस रीजन का होना चाहिए, तो शायद हमारे कहने से ज़्यादा अहमियत उन लोगों की होगी जो इस देश के निवासी हैं। अगर इस सर्वे पर हम जाएँ तो ये भी हमें ये मानना चाहिए कि सर्वे इस तरह की कई हुए हैं, लेकिन उनकी गहराई, उनका वो ठोस कितनी है, इस पर अक्सर बहुत चर्चा करनी है। एक और चल रहा है प्रियंका बेगम राव, आपको लगता है कि राहुल की जगह अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को पाती तो शायद इससे ज्यादा फायदा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अचानक से नहीं आए हैं, मीडिया ने अचानक उनको देखा, छोटे हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, बाहर चले गए और अब अचानक वो आए इस युवा के तौर पर एकाएक देखा। लेकिन प्रियंका कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं दिखाई देती रही। दूसरा, प्रियंका में लगातार लोगों ने इंदिरा गांधी की छवि को देखा है और उनकी जो छवि अब तक ये उभर कर आई है वो एक संवेदनशीलता की भी है और समझदारी की भी है। अगर प्रियंका को थोड़ा सा पहले राजनीति के मैदान में ले आया जाता या फिर वो कंटेस्ट करती और इसका फैसला भी पहले होता तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस बहुत ही अच्छी सिचुएशन में होती। फिलहाल तो अब बहुत जल्द पता चल जाएगा अगले महीने कि कौन किसकी क्या स्थिति है। हालांकि अखबारों में सर्वे जाने अभी तक शुरू हो गए हैं किसकी क्या स्थिति है, फिलहाल अगले महीने जनता सबको बता देगी। आप यहाँ से वक्त निकाल कर आए, आपको बात कर सकते हैं। और वाकई ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए मॉर्निंग टाइम, सुनते रहिए। आप देख रहे हैं मॉर्निंग टाइम 7 to 9 और अब नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर और उन पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वर्तिकानंदा। गुड मॉर्निंग। आज के अखबारों पर नजर बढ़ाएं तो आज की कई खबरें हैं जो खासकर लीड बनी है वो चुनावी विज्ञापनों पर चुनाव आयोग जब नजर रखेगा पहले उसकी मंजूरी जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को संयम बरतने की सलाह दी है नायडू साहब ने। उज्जैन में कुंभ शुरू हुआ आज तो उसकी तस्वीरें कई अखबारों में हैं। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल बीटीसी के किराए बढ़ेंगे चुनाव के बाद, ये भी कई अखबारों ने कवर किया है। आखिर टिकट से दूसरा फैसला में शुरू हुआ है, इसकी तस्वीरें सभी में छाई हैं और आर्टिकल्स भी हैं। शुरुआत अगर करें पहली खबर जो बड़ी बनी है आज जनसत्ता लिखता है चुनावी विज्ञापनों पर आयोग रखेगा नजर, विभिन्न मुद्दों पर विचार के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। ट्रिब्यून लिखता है राजनीतिक विज्ञापनों पर चुनाव आयोग का सेंसर विचाराधीन और सहारा लिखता है राजनीतिक विज्ञापनों की तीव्र मंजूरी दी जाए। और ट्रिब्यून लिखता है इलेक्शन कमीशन टू ट्रायल क्लियरेंस ऑफ पॉलिटिकल एड्स। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है इलेक्शन कमीशन टू वेट ऑल पॉलिटिकल एड्स। और हिंदू लिखता है इलेक्शन कमीशन टू ट्रायल क्लियरेंस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल एड्स। और नवभारत टाइम्स लिखता है इसी को उसने भी तरजीह दी है। इसी तरह से हमने पिछले दिनों देखा काफी विवाद उठा राजनीतिक विज्ञापनों पर, कांग्रेस बीजेपी तो आरोप भी लगे कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बाहर आए। अब जब ये चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी हो जाएगी पहले लेना, तो कितना सही कदम मानते हैं आप इसको और इससे कितनी हद तक रोक लग पाएगी? मुझे लगता है कि राजनीति धीरे धीरे बेलगाम होती जा रही है और क्योंकि राजनेताओं के पास अब ज़्यादा मुद्दे नहीं बचे, एक दूसरे पर पर्सनल लेवल पर जाकर जिस तरह की छींटाखोरी होने लगी थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब माना जाएगा उसको। इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन विज्ञापनों पर नज़र रखी जाए, आज चुनाव आयोग ये जवाब देने वाला है कि 1 से 10 दिन के अंदर 10 दिन पहले सभी पार्टियों को अपनी तमाम जो चीज़ें वो बना रहे हैं, जो विज्ञापन बना रहे हैं, उनसे क्लियरेंस करानी पड़ेगी। एक पूरा एक आयोग का गठन होगा जिसके थ्रू आपको उसे क्लियरेंस कराना है
और जो गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड छोटे छोटे दल हैं उनको भी एक उप चुनाव अधिकारी के जरिए, स्थानीय अधिकारी के जरिए इन सबको पास कराना होगा। मुझे लगता है इस कदम से राजनीति भले ही बहुत साफ ना हो पाए, लेकिन माहौल जरूर कुछ हद तक साफ होगा। क्योंकि जनता जब इस तरह के विज्ञापनों को टीवी पर देखती है तो उसको बहुत अच्छा तो नहीं लगता। राजनीतिक दलों को भले ही लगता है कि वो इसके जरिए वोट बैंक बढ़ा रही है, लेकिन असली बात यह है कि इसी के जरिए उसकी अपनी छवि खराब हो जाती है। दूसरी बात आयोग जो ये कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन खर्चों को क्या राजनीतिक दलों के खर्च में शामिल किया जाए या नहीं, उसका जवाब भी आज आयोग को देना है कि 25 लाख रुपए जो लोकसभा चुनाव के लिए होते हैं और करीब 15 लाख रुपए विधानसभा चुनाव के लिए, तो जो इतना खर्चा है क्यों ना उन खर्चों को भी इन खर्चों के अंदर शामिल कर दिया जाए। मुझे लगता है कि वाकई में अगर ऐसा होता है और चुनाव आयोग पैनी नजर रखता है इन विज्ञापनों पर, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर एड पर जो टीवी पर आ रहा है या प्रिंट में आ रहा है उस पर नजर रखी जाए, वो तो मुश्किल होगा क्योंकि छोटे छोटे शहरों में कब कहाँ क्या दिखाया गया वो जरा मुश्किल है। इसलिए अगर 10 दिन पहले दिखाते हैं और 10 दिन पहले अनुमति देते हैं तो राजनीतिक दल खुद ही अपने आप को अपने पर लगाम कसने की कोशिश। लेकिन आज की बात, चुनाव के दौरान पार्टीज और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर छींटाकशी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये प्रवृत्ति आपको नहीं लगता अपने बिल्कुल पीठ पर है? आखिर आप क्या रीजन मानते हैं इसके पीछे? मुझे लगता है कि राजनेता जब राजनीति करते हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि 5 साल का समय उनके पास एक गोल्डन पीरियड होता है जिस पर लगातार उन्हें कुछ न कुछ समाज को देना होता है। समाज को देने का जब समय होता है तब वो अक्सर वो चीज़ उनके माइंड फ्लिप कर जाती है, और जब इलेक्शन फीवर अपने पीक पर होता है तब लगता है कि एक दूसरे के दामन पर कीचड़ डालने से शायद उन्हें कुछ सितारे शायद वोटर्स इंटरेस्ट हो जाए, वो गलत हो काम बताने के लिए इतना कुछ होता नहीं है, शायद इसी तरह से कुछ बिल्कुल। और जब मुद्दों की बजाय अभी भी हिंदुस्तानियों के लिए पानी, बिजली, मकान, रोटी और एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जब उन मुद्दों को लेकर कोई भी सरकार या विपक्ष भले ही कुछ कर नहीं पाता, कोई ठोस उनके पास पंजे नहीं होते, तो दिखाने और एक दूसरे को काटने के लिए इन्हीं चीजों का सहारा है। बिल्कुल। और कीचड़ उछालने की बात करिए तो आजकल इसके लिए नरेंद्र मोदी काफी चर्चा है। जनसत्ता ने आज इसको कार्टून भी दिया है कि एक नेता जो है आपत्तिजनक विज्ञापनों पर जो रोक लगी उस पर एक नेता साहब फोन पर कह रहे हैं, हमारी मांग है कि मोदी तोगड़िया के बयानों को भी ऐसे विज्ञापनों की श्रेणी में रखा जाए। अमर उजाला ने भी लिखा है, लाइन लेंथ का ध्यान रखूंगा, मोदी साहब कह रहे हैं। तो फाइनली मोदी साहब को अपनी गलती माननी पड़ी और कह रहे हैं कि आगे बहुत केयरफुल रहेंगे। जैसे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो जरूरत से ज्यादा कुछ भी कह देते हैं और संयम अक्सर बरत नहीं पाते, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इन नेताओं को जब राजनीति जब एकदम चुनाव पीक पर होता है तब उन्हें लगता है कि अब कुछ भी कहा जा सकता है, और जो 5 साल से गुबार मन के अंदर था उसको निकालने का भी सही समय है। लेकिन इस सारे बात में एक बात बहुत सराहनीय है, मोदी ने जो भी कहा, जिस तरह से भाजपा ने खुद रिएक्ट किया और भाजपा के अंदर के लोगों ने जिस तरह की कड़ी आलोचना की, वो बहुत अच्छा कदम है। और अगर उसी तरह का संयम हर पार्टी अपने अंदर करे और अपने अंदर इस तरह का अनुशासन लाए तो शायद किसी बाहरी शक्ति को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे भी तो ये लग रहा है कि इसका जो फील गुड वाला माहौल जो उसने बना रखा है, इस तरह के बयानों से उसमें थोड़ा सा फील बैड आ सकता है। फील बैड आ सकता है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि भाजपा ने अगर अपने ही अंदर मोदी को अगर ये कहा है कि वो संयम बरतें, इससे कहकर वो फिर से एक बार फील गुड के और थोड़ी सी करीब आ गई। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती शायद इसका इंप्रेशन काफी हद तक था। तो हिंदी में काफी दिलचस्प तरीके से इसे लिखा है, लेकिन मिस्टर मोदी said that just as a bowler sometimes unintentionally bowl wide or low balls in one-day international matches during the crucial overs in the heat of election campaign, such remarks were made. तो मोदी जी ने ये जो आगे स्टेटमेंट दिया उसके बाद एक अंपायर का सही अंपायर का रोल प्ले किया बीजेपी ने। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस तरह की समझ हर पार्टी को दिखानी चाहिए। हर बात पर हर पार्टी यदि एक्सपेक्ट करती है कि हर चीज़ में चुनाव आयोग आए या फिर कोई ऊपर से फटकार पड़े तभी हम कुछ करें, इससे अच्छा ये है कि हर पार्टी अपने अंदर एक अनुशासन खुद ही रखेगी। कांग्रेस ने भी शायद कुछ इस तरह का ही किया है कि कुछ नेताओं से कहा गया है कि वो संयम बरतें, और बीजेपी ने जिस तरह से खुलकर ये कहा ये बहुत अच्छा कदम है। और एक और प्रमुख खबर दैनिक भास्कर में आज बनाया की तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कहते थे चलो दिलदार चलो, लिखा कि आजादी के बाद आदर्शों और सिद्धांतों पर चुनाव लड़े जाते थे, पर अब नेताओं का आत्मविश्वास जब है तो फिल्मी सितारों को ला रहे हैं, न सिर्फ उन्हें ला रहे हैं बल्कि उनको सीधे चुनाव भी लड़ा रहे हैं। कल एक और दोस्त आ रहा है नगमा और साथ ही कांग्रेस में
अब उनको तरह के टिकट देने की बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ता बरसों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको टिकट नहीं मिलता, लेकिन एक स्टार कल आया पार्टी का और आज उसको टिकट दे दिया जाता है, इस कार्यकर्ता का के साथ अन्याय भी है और उसका मनोबल भी बहुत देखना चाहता है? बिल्कुल मनोबल गिरता है। जिस इंसान ने पार्टी के लिए अपने 23 साल लगाए हैं और जो इंसान पार्टी के लिए भले ही बहुत कम लेकिन कुछ तो करता ही रहा है, और उससे अगर पार्टी टिकट नहीं देती और एक ऐसे इंसान को देती है जिसका एक साधन है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा कदम नहीं है, ना ही इससे अच्छा संदेश जाता है। इसका लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा गहरा होगा। वो इस तरह से कि जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा के लिए बात बस जाएगी कि इतना करने के बाद ही टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि टीवी पर या फिर फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फिल्मी सितारों में अक्सर सीरियस न्यूज की काफ़ी कमी देखी जाती है। अभी जो हर पार्टी कर रही है, जब फिल्मी सितारे जब राजनीति में आ रहे हैं उन्हें होमवर्क किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि वो मैनिफेस्टो पढ़ें, उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की शक्लें कम से कम पहचानें, उनका नाम पहचानें, उनका डेजिग्नेशन पहचानें। जो फिल्मी सितारे अपनी ही पार्टी के लोगों को पहचानने के लिए जिन्हें होमवर्क करना पड़ा है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो देश की बागडोर को सही ढंग से? फिलहाल तो हम जो फिल्मी सितारों के बारे में ये बोल सकते हैं, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। अगर मूवीज में नहीं चलते हैं तो पॉलिटिक्स में कभी ना कभी जरूर चल सकते हैं, जिस हिसाब से उन्हें चांस दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हर फ्राइडे उनकी फिल्में उतर जाती हैं, राजनीति में कम से कम वो कुछ फ्राइडे जरूर चल जाए। आप यहाँ पर वर्क निकालते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे नेहा के साथ एक सुंदर घर की सैर पर। देख रहिए मॉर्निंग टाइम 7 to 9। मॉर्निंग टाइम 7 to 9 में आपका स्वागत है। और अब नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। उन पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मीडिया क्रिटिक वर्तिका रंधावा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के अखबारों की सुर्खियों पर डाले हैं नजर, तो सबसे पहले बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिस खबर को लीड बनाया है, कहा है कि 20 रुपए, जिस लखनऊ का जो हादसा हुआ है, तो जिन महिलाओं को बुलाया गया था उनको कहा गया था कि जो 20-20 रुपए देगा वही अटेंड कर पाएगा, और जिन स्वयं से महिलाओं को लाया गया उनसे 20 रुपए लिए गए ट्रांसपोर्टेशन और रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और बदले में उन्हें 500 रुपए तक की साड़ियां देने की बात कही गई और साथ ही लंच की बात भी कही गई। ये सारा मामला जिस तरह से उठाया गया है और जिस तरह से घटना हुई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीजेपी के फील गुड फैक्टर पर ये बहुत कड़ा प्रहार है। जो पार्टी एक लंबे समय से कह रही है कि इस देश में सब कुछ अच्छा है, चमकता हुआ है, भविष्य बहुत अच्छा है, उस देश की महिलाएं अगर 20 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देकर साड़ियां लेने आती हैं और एक स्टैंपीड में इतनी लेडीज मारी जाती हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। दूसरी बात यह है कि वाजपेयी ने इसमें ये कहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि साड़ियाँ बांटी गई, साड़ियाँ तो हर बार बांटी जाती थी, लेकिन हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साड़ियाँ भले हर साल बन रही थी, इलेक्शन 5 साल बाद आए हैं और किसी पार्टी के पास इस समय कोई ठोस मुद्दा नहीं है। हर पार्टी दूसरी पार्टी क्या कर रही है उस पर नजर रख रही है। तो ये मुद्दा सिर्फ साड़ी की डिस्ट्रीब्यूशन या फील गुड फैक्टर का ही नहीं है, ये भी है कि दूसरी पार्टियों के हाथ में गर्मा गर्म मुद्दा हाथ आ गया है। और मुझे लगता है कि क्योंकि आज वाजपेयी लखनऊ से अपना नामांकन पत्र भरने वाले हैं, ये मुद्दा भी कुछ दिनों तक छाया रहेगा। जैसे बीजेपी हमेशा कहती रही है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये एक अपने जन्मदिन पे तोहफे बांटने वाली बात है। तो तोहफे क्या, अब ये पैसे की बात उठ रही है कि 20 रुपए लिए, अब पैसे देके तोहफे लेना, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या ये चुनाव आयोग इसके लिए कार्रवाई कर सकता है? देखिए, इस समय मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के सामने कई सारी परेशानियां हैं। परेशानी जिस तरह विज्ञापनों को लेकर हुई, इस तरह के विवादों को लेकर हुई, हर बार में हर पार्टी ये उम्मीद करती है, विपक्ष ये हमेशा उम्मीद करता है कि जो भी पार्टी गलती में है उस समय चुनाव आयोग कोई रोल अदा करे। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि इतनी पार्टियों के बीच क्या चुनाव आयोग हर एक के साथ हर वक्त एक सख्ती की नजर, क्या पैनी नजर बनाए रख सकता है? ये सारा मुद्दा ये भी है
कि चुनाव आयोग से हर बात की अपेक्षा किए जाने की बजाय या सुप्रीम कोर्ट से हर बार अपेक्षा किए जाने की बजाय हर पार्टी खुद अपनी आचार संहिता बनाए और उस पर नजर रखे। अब जब साड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई होगी, ये एकाएक तो नहीं हुई होगी। अगर 20 रुपए लिए गए थे महिलाओं से, वो भी अगर, अभी हमें इसका बहुत ठोस तथ्य नहीं पता, अगर 20 रुपए लिए भी गए थे तो वो किसी एक अधिकारी के कहे जाने पर नहीं लिए गए होंगे या एक राजनेता के कहने पर नहीं लिए गए होंगे। हर पार्टी की अपना एक टीम होता है और वो टीम फैसले करती है। तो इस तरह का अगर ये मामला हुआ है तो हर पार्टी के लिए सबक की बात तो है ही है। इसके अलावा चुनाव आयोग को भी जरूर इसमें कुछ दखल करके इस तरह की एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे से तो कभी भी ना हो। हालांकि वाजपेयी साहब लालजी टंडन के बचाव में आगे हैं, जैसे कि आपने भी कहा, उन्होंने कहा है कि हर साल ही होता है, कोई नई बात नहीं है, संयोग है कि इस साल चुनाव है। लेकिन अखबार ने एक और बात लिखी कि इन महिलाओं के लिए जो जहाँ से स्लम से इनको लाया गया था, इनके लिए एक दिन की आउटिंग और 500 रुपए की साड़ी वॉज लाइक अ ड्रीम। ये बहुत दुखद बात है, बहुत ही ज्यादा। जैसा मैंने कहा कि इस देश में अभी भी बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को खाना पीना, अच्छे कपड़े मुहैया नहीं हो पाते हैं। उसके बीच एक चुनाव के बहाने और एक वोट हासिल करने के बहाने अगर 20 रुपए लिए जाते हैं तो इस देश की त्रासदी मेरा ख्याल है और कोई कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है, ये चीज अब एक्सपोज हो गई है तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि हमेशा से होता आया। लोग पार्टीज रैलियों के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे भी देती हैं, लालच भी देती हैं, खाने का लालच भी देती हैं। कहीं ये तो नहीं है कि अब ये मुद्दा एक्सपोज हुआ है इसलिए इतना उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर साड़ियों के बांटने की बात हम करें, ये बिल्कुल बात सही है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि मीडिया है, अखबारें इतनी हैं, टेलीविजन इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये खबरें सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर हम याद करें तो इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, कपड़ों का बनना तो अलग बात है, शराब तक हमेशा बनती रही है। अभी भी जब चुनाव होंगे तो हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि ऐसा नहीं होगा। होता तो हमेशा से रहा है, और क्योंकि उस पर इतनी कठोरता के साथ मीडिया भी कभी सामने नहीं आया तो ये चीजें बढ़ती थी। अब मेरा ख्याल है कि जितनी भूमिका चुनाव आयोग की स्ट्रॉन्ग इस समय उभर कर आई है, वैसी ही मीडिया की आई है। जिस तरह अखबारों ने आज खुलकर ये 20 रुपए की बात को कहा है, इसी तरह की भूमिका अगर मीडिया लगातार फैलाएगा तो सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि हर पार्टी को अपने अंदर अनुशासन लाने के लिए जागना ही पड़ेगा। बहरहाल इस हादसे ने आज वाजपेयी साहब जब नामांकन माने जा रहे थे उनके लिए एक मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अब बहुत ही सादगी से उन्होंने कहा है कि वो होगा। और दूसरी खबर की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, अदल साहब ने जेठमलानी साहब से मुकाबले से हटने का अनुरोध किया और आज खबर आई कि जेठमलानी साहब मान भी गए। कांग्रेस ने दूसरे उम्मीदवार को उनके खिलाफ खड़ा किया। बड़ी रोचक हेडलाइंस बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, यार मैदान छोड़ दो। जनसत्ता लिखता है, दोस्त मुझसे ना लड़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, जाने भी दो यार, अटल अपील्स टू राम। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, आंट वी टू ओल्ड टू फाइट। मुझे लगता है कि ये जो कल की जो ये डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही रोचक है। ऐसा बहुत ही रेयर कभी होता है कि इतना बड़ा नेता मंच पर जाकर इस तरह की बात कह दे। दूसरी बात, इस बात को कहकर और जिस संवेदना के साथ, जिस भावुकता के साथ प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा है, वो भी अपने आप में एक अनूठी मिसाल है, नए नेताओं के लिए भी और पुराने नेताओं के लिए भी। तीसरी बात मुझे ये लगती है कि जब वाजपेयी ये बात कह रहे थे, बहुत सारे जो भाजपा के अपने नेता हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद ये भी नहीं थी कि कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार को एकदम इस तरह का एक नया पलट कर नया तरह की बात सामने आएगी और लोग इस बात को मान लेंगे। वाजपेयी ने बड़ी ही भावनाओं की बात की, जो कि अजीब है। हम लोग ये मानते हैं कि राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं है, राजनीति में इमोशंस कहीं नहीं आती, लेकिन वाजपेयी ने इस बात को जिस अंदाज से कही है, वो जो स्टैम्पीड की भी हम बात कर रहे थे कि फील गुड फैक्टर को ठेस पहुंची है, उस फील गुड फैक्टर को फिर से समेटने की कोशिश वाजपेयी ने इसके जरिए की है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिस संवेदना के साथ इस सारे मामले से डील किया गया और कहा कि हमारी तो बरसों पुरानी दोस्ती है और पुरानी बातों की दुहाई दी गई है, वो और लोगों को भी अभी बहुत सारे सबक देने देगी, ऐसा मुझे लगता है। सही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से विरोध करती है, इतनी जल्दी मान गई, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन ये देखा जाए तो आपने बात की कि भावनाएं उठाएं वाजपेयी साहब ने, कहीं डर तो नहीं था? जिस तरह से जेठमलानी साहब ने धमकी दी थी कि मैं पोल खोल दूंगा बीजेपी की, कहीं वो थोड़ा सा डर भी तो ये नहीं है? डर बिल्कुल था, क्योंकि वाजपेयी के सामने जेठमलानी भी एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टक्कर देने वाले नेता हैं। दोनों ही हैवी वेट चैंपियंस हैं, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा ये भी कि वाजपेयी की जो क्रेडिबिलिटी है, उसी तरह से जेठमलानी भी एक अरसे से कई लिहाज से भारतीय राजनीति से जुड़े रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जब वाजपेयी को लगा अगर कोई और कैंडिडेट होता तो वाजपेयी ऐसा नहीं कहते, अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं होता तो भी वाजपेयी ऐसा नहीं कहते। तो ये कहकर ये भी एक बात है कि कांग्रेस कल काफी खुश थी, अभी भी वो खुश ही होगी, क्योंकि कांग्रेस को एक मुद्दा ये भी लगा कि चलिए कोई तो हमसे डरा, एक तरह की भावना तो वो भी आई है।
उसको तो हम किसी भी तरह से अंडरप्ले नहीं कर सकते। तो वो चीज़ तो है, लेकिन ये भी है कि वाजपेयी को जो एक अच्छा ऑरेटर माना जाता है, उस कला का भी प्रदर्शन उन्होंने कल कर दिया। बिल्कुल कर दिया। उन्होंने कहा कि संभवतः आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं दोनों पुराने दोस्त, और पुराने दोस्त ने उनकी बात मान भी ली। आप यहाँ पर आए चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए वैसाखी पर भारत और पाकिस्तान के कलाकारों ने बिखेरी संगीत की धुन। देखते रहिए मॉर्निंग टाइम्स 7 to 9। और अब नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर, और उन पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं फेमस मीडिया क्रिटिक वर्तिका नंदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि पिछले कई दिनों से खबर बनी हुई थी कि पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल का तो अंदाजा था कि 1 से 2 रुपए बढ़ सकता है, ठीक है 2 रुपए बढ़ा है, लेकिन रसोई गैस की इतनी उम्मीद किसी को भी नहीं रहेगी कि अचानक 20 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। महिलाओं को तो खासकर काफी बड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है कि बजट से ठीक पहले झटका कैसे जनता को दिया जाना है, उसकी तैयारी कांग्रेस ने पहले से ही कर ली है। अब जैसे केरोसिन को नहीं बढ़ाया गया, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने एक एहसान जताने की कोशिश की है कि बाकी सब तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हम केरोसिन नहीं बढ़ा रहे, इससे गरीबों पर फर्क पड़ेगा। लेकिन रसोई गैस से बढ़ाई तब सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि इससे भी आम इंसान पर फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि पेट्रोल और डीजल को भी जब बढ़ाया है तो सरकार ये कह रही है कि 1800 करोड़ रुपए का इतना उन्हें घाटा हो रहा था, 5.5 महीने से चला हुआ था मामला, इसे बढ़ाया जाना बहुत जरूरी था। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे कि ये सरकार आम इंसान की या फिर महिलाओं के लिए कुछ अच्छी सूझबूझ रखकर आगे बढ़ने वाली है। रसोई गैस के मुद्दे को इस समय छिड़कर जाहिर तौर पर सरकार ने अपनी शुरुआती कदम में ही कहीं न कहीं लड़खड़ाहट की संकेत दे दिए हैं, क्योंकि इससे महिलाओं का जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, खाना बनाना महंगा हो गया है, वाहन चलाना महंगा हो गया है। अब लोगों को जो रोजमर्रा की और चीजें हैं उनके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। अब जरूर आगे भी जो दाम है बढ़ सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल, और घर की महिला काफी हद तक राजनीति में अब शिरकत रखती है, और अगर उसे लगता है कि जो नए नेता है या जो नई सरकार है उसके बारे में नहीं सोचती है तो वो जो असंतोष का माहौल है पूरे परिवार पर अपनी एक छाप छोड़ सकता है। जी, जिस तरह से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा था कि रसोई गैस का मैं खास ख्याल नहीं रखूंगी, बढ़ने नहीं दूंगी, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी लगता है किसी तरह के दबाव में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि वापस नहीं होगा। लगता है अगर वापस नहीं हुआ तो बहुत बड़ा विरोध विपक्ष तो करेगा, जाहिर सी बात है वाम दल भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे इसमें हैरानी की बात ये भी है कि सरकार ने ये भी कहा था कि वाम दलों की चर्चा के बाद ये सब किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वाम दल जिस तरह एक साथ सामने आ रहे हैं, और ये भी कहा है बीजेपी ने कि वो भी इसको लेकर अब तरह तरह की प्रदर्शनियां करेंगी, और अब समय भी बदल गया है। कल को सत्ता में जो बैठे थे वो विपक्ष में हैं, तो जाहिर तौर पर वो तो इस मौके पर हंगामा करेंगे। कांग्रेस कह रही कि हाइक इज मिनिमम विच वोंट बर्डन द कॉमन पीपल मच। तो ये तो बिल्कुल गलत बात कही जा रही है, काफी फर्क पड़ेगा सभी लोगों को। सरकार को इससे ये बात साफ करनी चाहिए कि वो किसी कॉमन आदमी मान रही है, क्या मिडिल क्लास आम आदमी नहीं है। और अगर रसोई गैस चीजें बढ़ाई जाती हैं, जिनका रेट बढ़ाया जाता है, तो क्या उस पर आम आदमी पर जो कि मिडिल क्लास की है, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि सरकार ने ये जो किया है कि जल्दबाजी का कदम है, और दूसरा सबको एक राय एक मत में लेकर नहीं किया गया। जैसा आपने कहा कि मनमोहन सिंह की पत्नी ने कहा, और आज अखबारों ने इस स्टोरी को लिखा भी है कि उनकी पत्नी भी अब यही मानेंगी कि ये सरकार ने आते ही शायद बहुत अच्छा कदम है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें तो क्या सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है? पहले भी हमने देखते थे कि कुछ चीजों के दाम अचानक बहुत बढ़ा दिए जाते हैं, फिर विरोध होता है, तो लोगों को खुश करने के लिए इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। क्या लगता है यहाँ भी ऐसा कुछ होगा? ये पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज कही जा सकती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, कई बार ऐसा ही होता है कि रेट को बढ़ा दिया गया, फिर हंगामा हुआ, हर तरफ से दबाव आया, प्रदर्शन हुए, और फिर एक और एहसान जता दिया गया। जैसे कल भी यही हुआ है, पेट्रोल डीजल का बढ़ाकर जो एहसान किया गया केरोसिन का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि कल को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और हो सकता है कि सरकार ने पहले से सोच के रखा हो कि क्या करना है।
अब जाहिर है कि इसके दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के जैसे चावल ने भी अभी कहा कि बसों के किराए बढ़ सकते, रेल के किराए बढ़ सकते। 8 जुलाई को एक आम बजट आ रहा है, आपको लगता है वो कैसा होगा? वो लुभावना होगा या वो भी झटके वाला होगा? अभी जो ट्रेलर दिखाई दिया है इससे तो यही लगता है कि अब जो आम बजट आएगा उससे बहुत उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए और खास तौर पर मिडिल क्लास को नहीं लगानी चाहिए। लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जिसका कि वोटों में बहुत बड़ी भागीदारी होती है और जो नौकरियों में लगा है और जो व्हाइट मनी अर्न कर रहा है। तो अगर उन लोगों पर और गरीबों पर इस तरह की मार होगी तो सरकार के लिए इस सुचारू तौर पर आगे बढ़ पाना बहुत आसान नहीं होगा। कांग्रेस एक और ये कह रही थी यूपीए वाज कंपेल्ड टू हाइक प्राइसेस एज एनडीए केप्ट देम ऑन होल्ड फॉर 6 months इन यूएस इलेक्शन। तो इस तरह से एनडीए पे पूरी बात डाल दी गई है। वो तो डालना ही था। अगर सरकार के लिए तो ये सबसे अच्छा एक हथियार था जिसे उसने इस्तेमाल किया है। जैसा कल उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और कच्चे तेल का जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह के बहानों का इस्तेमाल तो करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती जिससे आम इंसान को लगता है कि सरकार उनके बारे में भी सोच रही है तो शायद इतनी परेशानी का माहौल नहीं बनता। बहरहाल लग रहा है कि चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन अब जबकि सत्ता में है सरकार, तो अब वो मनमाने फैसले कर रही है और जो कि आम आदमी पे काफी भारी पड़ सकते अब हैं। सरकार को अपनी असलियत भी पता लग रही है। विपक्ष में बैठकर कहना और सत्ता में बैठना में फर्क होता है। जी, और बात आपने विपक्ष की रही, विपक्ष की करें अगर बीजेपी की बात करें, आजकल काफी सुर्खियों में है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और दूसरे हिंदुवादी संगठन। एक तरह से बिखराव से नजर आ रहा है। वीएचपी तो ये तो कह रहा है कि अटल आडवाणी अब बीजेपी ही छोड़ दें। ये बहुत ट्रेजिक फेज बीजेपी के सामने समय है। बीजेपी ने जब अपनी शुरुआत की थी वो एक बहुत ही छोटा सा दल था, होते होते वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा और आज ये हालत है कि जैसे ही विपक्ष में पहुंचे अंदरूनी राजनीति इतनी गहरी हो गई कि पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही है। कल ये भी कहा गया कि इन दोनों को रिटायरमेंट तो लेना ही चाहिए और ये उदाहरण दिए गए कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट 3 बार सामने नहीं, 3 बार वो इलेक्शन नहीं होता है। इसी तरह इन दोनों को अब रिटायरमेंट लेते हुए युवाओं को बागडोर देनी चाहिए। और सारा मुद्दा क्यों है? नरेंद्र मोदी को लेकर। इस समय मुझे ये लगता है कि अगर वाजपेयी और आडवाणी इससे अच्छा अगर ग्रेसफुली ये मान लेते या कह लेते कि इस हार के पीछे कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है तो शायद इस तरह का फ्यूचर इस चीज के ऊपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी सारा ठीकरा जिस तरह से मोदी पे न सिर्फ बीजेपी हो रही बल्कि सहयोगी पार्टियां हैं, जो जेडीयू है चाहे शिवसेना को ले लें, सब लोग नरेंद्र मोदी को शिकार बनाना चाहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को हटाने से सारी प्रॉब्लम का हल आपको लगता है कि मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय एक ईगो का सवाल जरूर बन गए हैं। कई परिवार के लिए लगता है कि मोदी हर हाल में रहने चाहिए और वाजपेयी को लगता है वो हटने चाहिए। तो अभी ईगो का मामला है कि कौन जीतता है और इस ईगो में बीजेपी को निपटा। अभी हमने वेंकैया नायडू जी का कल परसों का बयान देखा, उन्होंने कैसे वाजपेयी जी के बयान को सीधे साफ तौर से काटा। तो ऐसा ही लगता है कि वाजपेयी जी का वजन काफी कम हो चुका है। जब इंडिया शाइनिंग की बात हुई थी तब बार बार जो जिस तरह से वाजपेयी जी को पोर्ट्रे किया गया था वो ये था कि वो इस देश के बड़े दमदार नेता हैं। आज क्योंकि वो विपक्ष में आ गए हैं और इंडिया शाइनिंग कहीं खो गया है तो वेंकैया नायडू जिनके बारे में माना जाता था कि इस तरह की चीजें वो सरेआम नहीं कहा करते थे वो भी कहने लगे। कई परिवार के बारे में तो पहले भी इस तरह की जो बीच की अंदरूनी राजनीति वो हावी की गई, लेकिन अब इस तरह से अगर हर नेता अगर वाजपेयी को लेकर इस तरह की बातें करेगा तो वाही तौर पर उनकी इमेज को तो धक्का पहुंचेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि आडवाणी और वाजपेयी साहब के लिए ये बेहतर होगा कि पूरी तरह से आरोपों और प्रत्यारोपों को छेड़ने की बजाय ये मान लिया जाए केसफुली कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी है। फिलहाल चिंता की बात बस यही है कि जिस तरह के हिंदुवादी संगठन दबाव बना रहे हैं बीजेपी को वापस हिंदुत्व की राह पर मोड़ने के लिए मजबूर न कर दे, जो कि देश के लिए अच्छा है। बिल्कुल, दो ही रास्ते हैं, या तो हिंदुत्व के रास्ते में मुड़ जाएंगे या फिर बीजेपी एक नए संसदीय नेता एक संसदीय पार्टी के तौर पर। फिलहाल और किसी का कांग्रेस का बहुत अच्छा टाइम पास जरूर हो रहा है जिससे आप लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस पूरे मामले पर। आप यहाँ पे वक्त निकाल के थैंक्स फॉर कमिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।